जो इस्टेब्लिशमेंट होती है बेसिकली जब अपनी मनपसंद हुकूमतों को ऊपर लाने के लिए या उनको इख्तिदार दिलाने के लिए, या बसा औकात ऐसा होता है कि किसी पार्टी को पावर मिल रही होती है लेकिन वो उसकी पावर को डिवाइड करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए सबसे अहम किरदार पुलिस का होता है। जब इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वही मिले हुए हैं और वो पुलिस मिली हुई है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसका। एस्टेब्लिशमेंट के जो टास्क होते हैं उसके लिए फिर गलत काम करना पड़ता है, तो उसको ये सही समझ के करते हैं। पीटीआई को भी पीछे धकेलना है और एमक्यू लंदन को भी पीछे धकेलना है। बाकी जो है वो नवाज शरीफ को थोड़ी सी पोजीशन दिलानी है एमक्यू पाकिस्तान के साथ मिलाकर। ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, नवाज शरीफ की हिदायत पे ये हुआ और ड्रग माफिया के साथ इनकी खुफिया डील हुई और ये हुआ कि ये एक नाम नहाद ऑपरेशन होगा जिसके बदले ड्रग माफिया को यहाँ पे जमीनें और दूसरी जायदादें फराहम की जाएंगी और उसके बदले उन्हें यहाँ पर पठान महाजिर फसादात कराने होंगे। और जो है ना वहां पर महाजिरों का कत्लेआम किया गया। अस्सलाम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 38 साल इन्होंने पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर रिपोर्टिंग की है। पुलिस के बारे में जानते हैं। जमशेद दस्ती साहब की आज एक वीडियो आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके घर में घुसकर पुलिस ने उनकी फैमिली को नंगा किया है। तो पुलिस का ये बिहेवियर क्या है, पुलिस सोचती कैसे है, पुलिस के अंदर ये लोग कौन से हैं, मुबशिर फारूक साहब से जानते हैं। मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पुलिस है या ये बदमाश है, ये डाकू हैं, ये ठग हैं, ये कौन लोग? देखिए, जो ब्रिटिश ने महकमा पुलिस बनाया था वो उस वक्त की पॉलिसी के हिसाब से कि उन्हें बर सगीर पाक व हिंद पर कंट्रोल करना था और यहाँ पे मल्टीपल जो ग्रुप्स थे और जो यहाँ पे कौमें आबाद थी, उन्होंने उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाई, उसी के हिसाब से लॉज बनाए। तो पुलिस की तरबियत बेसिकली इसीलिए हुई है कि वो आवाम के अंदर जो तबकात होते हैं या जो तंजीमें उभर के आती हैं उनको जो है ना वो दबा कर जो इख्तदार में जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको जो है ना आमादा करे। तो ये आज की बात नहीं है, ये एक पुराना दस्तूर है जो हमारे इस खित्ते में चला आ रहा है। अब रही बात ये कि पुलिस का जो किरदार है जो इलेक्शन के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये पुलिस का किरदार जो है ना पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी हुकूमत में पाकिस्तानी सिस्टम में आ जाते हैं, तो ये भी जो है ना कोई नया नहीं। ये बहुत पुराना सिस्टम है और जो भी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है बेसिकली जब अपनी मनपसंद हुकूमतों को ऊपर लाने के लिए या उनको इख्तिदार दिलाने के लिए, या बसा औकात ऐसा होता है कि किसी पार्टी को पावर मिल रही होती है लेकिन वो उसकी पावर को डिवाइड करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए सबसे अहम किरदार पुलिस का होता है। देखें, इलेक्शन जीतने के लिए अभी तक हमारे पास जो होता रहा है वो ये होता रहा है कि यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं इस पे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे अपने बंदे डाले जाते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने बंदे डाले जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पुलिस का है, लिहाजा पुलिस के अंदर माजी में बरसा बरस से जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों पर भर्तियां होती रही हैं। अब इस वक्त जो है ना पुलिस में दो सिस्टम है ना, एक सीएसपी सिस्टम है और एक जो लोकल सिस्टम है। इन दोनों के अंदर जो है ना इन पार्टियों की खास तौर पे जो अभी तक बरसर इख्तियार रही कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों का बहुत मजबूत होल्ड है। और इन्हें जो है वो इस वक्त भी मौजूदा इलेक्शन के लिए भी इन्हें टास्क मिले हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं। चले, मौजूदा जो इलेक्शन के हवाले से पुलिस को टास्क मिले उनके हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन सर, पुलिस की सरबराही कौन करता है? यानी ऊपर से ऑर्डर्स किधर से आते हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात होते हैं और उसमें वो उनको कुछ चीज़ें तय होती हैं। मिसाल के तौर पे पार्टी से बोला ये जाता है कि आपने इतने परसेंट राय आमा हमवार करनी है, इतने परसेंट वोट लेना है। और इस्टेब्लिशमेंट जो मुतल्लिका पुलिस के जो उनकी लॉबी होती है, इसमें 100% ऐसा नहीं होता कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना मिसयूज किया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो उसमें बगावत भी होती है। बहुत से अफसरान ऐसे भी होते हैं जो इनकार कर देते हैं कि हम जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे। लिहाजा इसके लिए पुलिस में बनती हैं लॉबियां। अब वो लॉबी का जब तक मैं आपको बता लॉबी के बारे में समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिफाइन कर पाऊंगा। देखें, पुलिस में इस वक्त जो ग्रुप अब तक चलते रहे, उनमें सबसे पहला ग्रुप जो हमारी सिंध पुलिस का मैं आपको बताता हूँ, वो कहलाता था शिगरी ग्रुप। शिगरी ग्रुप के बाद जो है वो वाहिदी ग्रुप आया, फिर उसके बाद जो है मरवत ग्रुप आया, मरवत के बाद सडल ग्रुप आया। और इन्हीं ग्रुपों की मरहून मिन्नत पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने अब तक जो हुकूमतें चलाई हैं इन्हीं ग्रुपों की कंधों पे चलाई। अच्छा, ये तो बताएं। शिगरी। जी जी जी, जी चले, जी ये तो आईजीज जी आए, उन्होंने ग्रुप्स बनाए। लेकिन ये इब्राहिम जी मेहरबान, यहाँ पर हमें पहले समझा दें कि एक तो वो खेप है जो कि सीएसएसपी ऑफिसर्स के आगे जो पढ़ लिख कर नौजवान आए पुलिस के अंदर, जी जी जो जी दूसरे लोकल पुलिस वाले हैं,
ये कौन है? जी ये कहां से उठकर आते हैं, किस तरह से आते हैं और ऊपर किस तरह पहुंचते हैं? देखिए, ये एक तो रिक्रूटमेंट पुलिस में जो होती है वो सिपाही की बुनियाद पे, पुलिस कांस्टेबल पीसी जो होता है। और सिवाय जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें हेड कांस्टेबल तक की रिक्रूटमेंट हो सकती है। अच्छा, जो सीएम के पास इख्तियार है वो सब इंस्पेक्टर भी जो है ना अपॉइंट कर सकता है, और डायरेक्ट डीएसपी भी अपॉइंट करता है, लेकिन उनकी तादाद कम होती है। ये जो इनके पास, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वैसी इनके इनके साथ जो है ना इनके मामला तय हैं, लिहाजा ये अपने सिपाही भी भर्ती कराते हैं, एएसआई, इनके हर रैंक पर हर पोजीशन पे बंदे होते हैं। दूसरा ये कि जिनके मफादात होते हैं पुलिस के, उनको पता है कि हुकूमत वक्त से हमारे फला फला काम निकलेंगे या हमारे करतूतों पे पर्दा डलेगा, तो वो लोग भी जो है वो उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे अगर आईजी सिंध रफ़त मुख्तार हैं, तो रफ़त मुख्तार सही है, ये मुस्लिम लीग नून के दबाव में है, और खादिम रिंद साहब जो एडिशनल आईजी कराची हैं वो पीपल्स पार्टी के दबाव में हैं। ये दोनों एक खास महदूद तरीके से तो इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो लॉबी इनके लिए सरगर्म अमल होती है वो जो है बड़ा किरदार जो अदा करती है। जो आप समझते हैं कि बैलेट बॉक्स चेंज हुए या वोट डाले गए, जो जितने भी गेम होते हैं, या जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो पर्चे काटने हैं, या सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पहले से भी कुछ इन्होंने इंतजाम किया होता है कि मुख्तलिफ मुकदमात में इनको बाज़ जगह नॉमिनेट करते हैं, शो ही नहीं करते, एन इलेक्शन के मौके पे शो करते हैं ताकि ये इलेक्शन ना लड़ सके। तो ये पूरे टेक्निक्स होती है, ये समझे कि एक पूरी एक इंजीनियरिंग है, एक मामूली पेशा नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये अमली फील्ड में पुलिस अफसरान सीखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पुलिस का माइंडसेट क्या है? ये जो पाकिस्तान के अंदर घरों में के अंदर घुसना, औरतों के कपड़े फाड़ देना, नंगा कर देना, डंडे मारना, सरेआम खवातीन के गले में हाथ डालना, ये इनका इनका इनकी सोच, फ्रेम ऑफ माइंड कैसे सोचते हैं? पुलिस का माइंड जो होता है वो ताकत को सलाम होता है। जो इख्तिदार में होगा ये उसको सलाम करेंगे, या जो जो है ना मजबूत होगा सियासी और माली तौर पे, ये उसको सलाम करते हैं, ताकत को सलाम करते हैं। पुलिस और ये भी बताएं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह से पुलिस बिहेव कर रही है, जिस तरह से लोगों को मार रही है, खौफ फैला रही है, ये इन्हें बाकायदा से टारगेट दिया गया है? जी जी जी, बगैर टारगेट के ये अपने तौर पे कभी भी नहीं करेंगे। ये आम दिनों में तो नहीं करते, इलेक्शन में अगर कर रहे हैं तो इनको टारगेट के बजाय ये सब कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये टारगेट जाहिर है निगरान हुकूमत तो नहीं देगी? निगरान हुकूमत लेकिन पर्दापोशी तो करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर निगरान हुकूमत तो जो भी हुकूमत होगी वो पर्दापोशी करेगी, तो मौजूदा पुलिस क्योंकि बिहेव कर रही है जिस तरह से अभी बिहेव कर रही है, इस बिहेवियर को आप कैसे जज करते हैं, कैसे देखते हैं इस वक्त जो इलेक्शंस के हवाले से पुलिस बिहेव कर रही है? जी जी ये ऐसे होता है कि देखिए, हमारे तो लिंक्स होते हैं, और वो पुलिस अफसरान हमें भी बहुत सी बातें बता देते हैं जो जिनसे हमारे कनेक्शन है। उसके अलावा हमारी सोर्सेज होती हैं अंदर, वो दूसरों के बारे में बता देते हैं कि ये हो रहा है। तो वो छुपी तो नहीं रहती, वो जो जिनके कनेक्शन हैं और जिनका पूरी मामला पे गहरी नजर है, उन्हें पता चल जाता है, तो हमें भी इत्तला मिलती है कि ये सब मामला चल रहा है। तो इस वक्त आपको क्या इतलात मिल रही है? देखिए, इस वक्त जो इत्तला मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने जैसे हमारे पास डिवाइड करना है कि कुछ हिस्सा मुस्लिम लीग नून के लिए रखना है, कुछ एमक्यू पाकिस्तान के लिए रखना है, और कुछ पीपल्स पार्टी के लिए रखना है। ये रस्साकशी चल रही है, और एक दूसरे के लोग खरीदे भी जा रहे हैं, और माल पानी भी बहाया जा रहा है, सब काम चल रहे हैं, टेक्निक्स भी पुलिस की और दीगर टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही सर, पुलिस के रवैयों में हमने फर्क देखा है। सिंध की पुलिस डिफरेंटली बिहेव करती है, पंजाब की डिफरेंट बिहेव करती है, खैबर पख्तूनख्वा की डिफरेंटली बिहेव करती है। ये रवैये कैसे डिफाइन होते हैं इनके? है। देखें, मेंटली जो है वो सबसे जो अच्छी, मैंने जैसे तमाम पाकिस्तान में देखा है, ये केपी के पुलिस बहुत अच्छी है। यहाँ के मुकाबले, बाकी तमाम सूबों की पुलिस के मुकाबले में केपी के पुलिस काफ़ी अच्छी है, उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जो बाकी सूबों में है। फिर उसके बाद जो है वो एक बलूचिस्तान पुलिस हो गई, लेकिन बाकी जो पुलिस है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सिंध पुलिस की होती है, फिर सेकंड नंबर पे पंजाब पुलिस की। ये दो ज़्यादा बदनाम ज़माना पुलिस है। और पंजाब पुलिस सर, वो गुल्लू भट्ट वगैरह मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, जो पंजाब के अंदर लाठियां मारते हैं, डंडे मारते हैं, बैत मारते हैं, और पुलिस ऐसे ऐसे ग्रोहों को पकड़ती भी नहीं है, बल्कि फैसिलिटेट कर रही होती है। देखिए, ये जो जितने भी ग्रुप हैं, ये जिसकी आपने मिसाल ली है, ऐसे ग्रुप सिंध में, पंजाब में बहुत पाए जाते हैं, और ये बहुत से ऑर्गेनाइज क्राइम में होते हैं, और बहुत सी मुख्तलिफ तंजीमों में। पुलिस ये बेसिकली पुलिस के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकते, यानी अगर पुलिस इनको मना कर दे तो जी। ये फिर घर बैठ जाएंगे, इनकी बिल्कुल ताकत नहीं होती, पुलिस ही इनको इस्तेमाल करती है, पुलिस ही इन पे केसेस बनाती है, पुलिस ही इनको निकालती है। तो जब ये किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसे हजारों ग्रुप इनके पास होते हैं, ये किसी को भी खड़ा कर सकते हैं ऐसे मौके पे।
ये जो पुलिस के अंदर जो इनका अपना एक मैकेनिज्म होता है, जो इंटेलिजेंस ग्रुप्स होते हैं इनके, जो खबरी होते हैं, मुखबिर होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? देखें, पुलिस में एक ऑफिशियल मुखबिरी का निज़ाम है और एक अनऑफिशियल है। ऑफिशियल जो होता है वो स्पेशल ब्रांच पुलिस के पास होता है, और उसकी बहुत बहुत मजबूत उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन स्पेशल ब्रांच उमूमन बहुत ज्यादा मदाखलत नहीं करती। हाँ, उसकी रिपोर्टों से आप फायदा उठा सकते हैं। स्पेशल ब्रांच जेन्युइन देती है। वो हुकूमत वक्त के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल जो होते हैं, वो उनके बारे में भी खामोशी से रिपोर्ट देती है, लेकिन फाइलों में वो कागज दबा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके नाबारे में वो नहीं लिख रहे। स्पेशल ब्रांच काफी हद तक अच्छा काम करती है, काफी हद तक ईमानदाराना काम करती है। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है वो लोकल इंटेलिजेंस का है। वो ये है कि हर जो एसएचओ होता है, वो उसके पास हर इलाके में ऐसे लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिस के ऑफिशियल यानी एहलकार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। यानी पुलिस का में उनकी ज्वाइनिंग तो नहीं होती, लेकिन वो पुलिस के लिए वर्किंग करते हैं। पुलिस उनको टास्क देती है, उन क्रिमिनल्स के लिंक बहुत अच्छे होते हैं। तो ये दोनों यानी पुलिस ऑफिशियल्स और ये क्रिमिनल्स दोनों मिलकर जो है ना उस एसएचओ के लिए और आला अफसरान के लिए काम करते क्रिमिनल्स भी एसएचओ के लिए काम करते हैं। सर ये बताएंगे, जो एसएचओ वगैरह होता है, ये जो एक थाना होता है, इनके पास जो हैं। जी जी। इनकम आती है, ये सिर्फ सरकार से इनकम आती है या कहीं और से भी पैसा आ रहा हो? नहीं, सरकार से तो ज्यादा आती नहीं है। अगर बाज़ वक़्त कागज में सरकार से आ भी रही होगी, जी तो इनसे दस्तखत करा के वो पेमेंट ले ली जाती है। और ये सारा एक जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जी। यानी जुआ, सट्टा, मुनशियात और जो लड़कियों की सप्लाई, जितने भी धंधे हैं, ये सब पुलिस की निगरानी में होते हैं। पुलिस इनसे बाकायदा पैसा वसूल करती है। इसकी सालाना अरबों रुपए की आमदन है, और इस आमदन के जरिए पुलिस अपना जो लोकल सिस्टम है वो भी चलाती है, और इसको अपने जाती मफादात के लिए भी इस्तेमाल करती है और पॉलिटिकल मकासद के लिए। पुलिस लड़कियां भी सप्लाई करती है जो लड़कियां सप्लाई करने वाले ग्रुप हैं उनको परमिशन देती है। और उनसे पैसे लेती है? जी जी जी। और ये जो पुलिस ये भत्ता लेने के इल्जाम होते हैं पुलिस के ऊपर, ये क्रिमिनल्स के जरिए भत्ते लिए जाते हैं, इनके पीछे पुलिस होती है? नहीं, क्रिमिनल्स के जरिए जो लिए जाते हैं उसमें कोई इंडिविजुअल कोई अफसर हो सकता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसमें नहीं होता। ज्यादातर ये जो इनके पास बगैर भत्ते के भी ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए इतना ज्यादा पैसा आता है कि उससे सारे मामला इनके चल जाते हैं। सर कोई मिसाल दे सकते हैं एक आधे थाने की, यानी एक थाना जहां पर एसएचओ 15-20 लोगों की वहां पर नफरी हो, इनकी कितनी इनकम होगी? यानी सरकार के अलावा जो पैसे आते हैं वो कितनी इनकम होगी इनकी? देखिए, मुख्तलिफ थाने हैं ना। मिसाल के तौर पे जो है वो आप ले लें कि ये मौजको का थाना है, या मौजको थाना है, तो ये बलूचिस्तान और कराची की बॉर्डर के साथ मिलता है। तो इस थाने के हदूद में जो है वो कुछ परसेंट, मसाल को 40% हथियार जो आते हैं वो इस साइड से आते हैं। उसके अलावा यहाँ जमीनों पे कब्जे हैं। उसके अलावा यहाँ से जो बलूचिस्तान से शराब आती है वो निस्बतन जो कराची स्मगल होती है गैर मुल्की शराब, उसके मुकाबले में उसकी कीमत कम होती है। तो ये मौजको थाना बड़ा सुनहरा है। यहाँ पे रहे तो आदमी चंद महीनों में करोड़पति बन जाता है। तो जो थाने के अखराजात होते हैं वो एक महदूद होते हैं, लेकिन क्योंकि उस एसएचओ के पास करोड़ों रुपए आ रहे होते हैं, वो उससे पूरे करता है। उसके अलावा जैसे आपका गुडाब थाना हो गया, तो वो मुनशियात के हवाले से ज्यादा अच्छा है। और सुरजानी थाना ये 80% हथियारों की सप्लाई के हवाले से अच्छा है। और मंगो पीर हो गया, पीराबाद होगा, ये ड्रग्स के हवाले से अच्छा है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ थानों की अलग अलग पोजीशन है कि वहां पर कौन सा जुराइम पनप रहा है, और पुलिस उन्हीं को सपोर्ट करती है। ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली अगर पुलिस सपोर्ट ना करे तो एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चल सकता। तो सर ये बताएं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के बाकी इदारे ये रोकते क्यों नहीं है पुलिस को? देखें, इसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस तो अपना ये जिम्मेदारी पूरी करती है कि अपनी रिपोर्ट जरूर बनाती है। जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है सालाना बुनियाद पे, जिसमें सारे पुलिस अफसरान के नाम लिखे होते हैं और इनके करतूत भी लिखे होते हैं। ये सिविल गवर्नमेंट की जो को दे दी जाती है। अब सिविल गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई नहीं करती। बेसिकली जब इदारों का काम रिपोर्टिंग करना है, इदारे उस पर उस वक्त तक जोर इस वजह से नहीं देते कि उसका उनका फायदा ये होता है कि वो उन सिविल इदारों के अंदर फिर अपने टाउट तलाश कर लेते हैं, और जो जिनके पहलू कमजोर हैं, जो पुलिस अफसरान क्राइम में इन्वॉल्व हैं, वो फिर उनके लिए किसी ना किसी मकसद के लिए फिर उनके लिए काम करते हैं। तो लिहाजा वो सिर्फ रिपोर्ट भेजने पर इक्तफा करते आपकी खबर क्या है इस दफा 2024 में जो इंतखाबात होने वाले हैं, पुलिस को क्या हिदायत है कि उन्होंने ठप्पे मारने हैं या फिर उन्हें बैलेट बॉक्सेस बदल देने हैं? हैं। देखिए, वो हर इलाके के नौयत के हिसाब से जो है ना, वो किसी जगह ये रात भी होगा, किसी की जगह आपको क्या पहले खबर? से तैयार होगा। जब इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके लोग मौजूद हैं,
वही मिले हुए हैं और वो पुलिस मिली भी है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसका। और मुझे तो जो लोग भी मिल रहे हैं तो वो यही बात बता रहे हैं कि जैसे अगर कराची में है तो उन्होंने यही बात की है कि जो है ना पीटीआई को भी पीछे धकेलना है और एमक्यूएम लंदन को भी पीछे धकेलना है। बाकी जो है वो नवाज शरीफ को थोड़ी सी पोजीशन दिलानी है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मिलाकर। तो इस किस्म की बातें तो यहाँ पे कॉमन अफसरान बता रहे हैं। सर ये जो पुलिस थाने के अंदर ले जाके बंदूक को मारती है, बंदूक को टॉर्चर करती है, हालांकि कवानीन मौजूद होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये इस चीज से बाज नहीं आते। एक बंदे के अंदर अपनी भी सर कोई एक लिमिटेशंस होती है ना, एक इंसानी भी लिमिटेशंस होती हैं। ये वो इंसानी लिमिटेशन से बाहर निकलकर हवानों की तरह बिहेव करते हैं। ये रवैया, ये इंस्टिंक्ट कैसे आता? देखिए वो पुलिस में उसकी अलग अलग सतह होती है ना, जैसे ऑफिस वर्क करने वाले वो इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत से लोग जो उसको पसंद नहीं करते तो वो उस किस्म की एक्टिविटीज में जाते ही नहीं है, वो जॉब लेते हैं जिसमें उन्हें ये ना करना पड़े। अब इस माइंड सेट के जो लोग हैं उन्हें पता भी है कि जो भी हुकूमत आएगी वो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करेगी। तो वो फिर ऐसे लोग जो है ना ये सारे जुल्म और दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। और ये पहले भी थे और अभी भी, क्योंकि मफाद परस्ती का दौर है, माल कमाने का दौर है कि शॉर्टकट तरीके से आदमी जो है ना जितनी जितनी जल्दी हो सके करोड़पति बन जाए। जब ये पॉलिसी हो गई है, ये माइंड सेट हो गया है, तो ऐसे अहलकारों की, अफसरान की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सर क्या ये बात सच है कि नवाज शरीफ साहब ने या फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में पुलिस के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स भर्ती किए गए? देखिए क्रिमिनल बिल्कुल भर्ती किए गए, कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर यानी हम जरा मजीद खुल के अगर बात करें तो बड़ी संगीन बात मैं आपको कह रहा हूँ। जो 1986 में जो यहाँ पर ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये बेसिकली उस वक्त गौस अली शाह की हुकूमत थी, जहांदार खान जब गवर्नर सिंध थे यहाँ पे। उस वक्त ये नवाज शरीफ की हिदायत पे ये हुआ और ड्रग माफिया के साथ इनकी खुफिया डील हुई। और ये हुआ कि ये एक नाम नहाद ऑपरेशन होगा जिसके बदले ड्रग माफिया को यहाँ पे जमीनें और दूसरी जायदादें फराहम की जाएंगी और उसके बदले उन्हें यहाँ पर पठान महाजिर फसादात कराने होंगे। और इस मकसद के लिए फिर दिसंबर 86 में जो है ना अलीगढ़ के अंदर कार्रवाई की गई और जो है ना वहां पर महाजरों का कत्लेआम किया गया और उसकी बाकायदा फिल्म बंदी भी की गई। और आज तक ना उस केस की इंक्वायरी हुई है, ना उस पर कोई कमीशन बना है, ना उसके कोई बंदे गिरफ्तार हुए हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो उसका मास्टरमाइंड था सानिया अलीगढ़ का, उसके मास्टरमाइंड से भी मैंने मुलाकात की है और उसने मेरे सामने ये एक्सेप्ट किया है कि मुझे जो है वो गौस अली शाह साहब ने इसका टास्क दिया। और ऐसे, तो जी जी, कंप्लीट कर लें। जी जी, एक तो ये चीजें हैं। दूसरा जो है ना वो इसके अलावा भी जो है ना बड़े संगीन के यहाँ पे बड़े संगीन जुराइम, ये कोई छोटे मोटे ऑर्गेनाइज क्राइम की हद तक बात नहीं है, ये बड़े संगीन जुराइम में मुलविस हैं। आप देखें जो है ना जब ये थे मरवत ग्रुप बनाया इन्होंने, तो समीउल्लाह मरवत को सीआईए का इन्होंने वो बनाया, डीआईजी बनाया। और उस वक्त गुलाम इसा खान के दामाद जो थे वो वजीर दाखिला थे। इन्होंने यहाँ पर जो करप्ट जो माफिया है उनको और ऐसे सहाफियों को, पॉलिटिकल वर्कर को छीनी हुई गाड़ियां, जो कार स्मगलिंग के अंदर जो छीनी हुई गाड़ियां थी वो गिफ्ट की, इन्हें पैसा दिया और इन्होंने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये ग्रुप उसी इन्हीं के नाम से मौसूम है, जो मरवत ग्रुप कहलाता है। इसकी वजह यह है कि ये बड़ी तादाद में सब भर्ती हुए और सारे क्रिमिनल हुए। उसमें ये कराची ऑपरेशन के बड़े मशहूर किरदार भी हैं और इस वक्त भी मौजूदा ऐसे सेटअप में लोग हैं जो मरवज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जो उस रैकेट से रिक्रूट हुआ वो आज तक उनके लिए काम कर। सर ये बताएं कि सिंध को मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन साहब के हवाले कर दिया है, साबिक डीजीएफआईए। इनका क्या रोल है इस वक्त? देखें इनकी यहाँ की जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है इसमें काफी यानी असर रसूख है बशीर मेमन साहब का। और बशीर मेमन साहब बज़ाहिर तो वैसे तो इनकी काफी जो ना यानी ये बदनाम जमाना नहीं है जैसे बहुत से अफसरान हैं, लेकिन बहुत से पुलिस अफसरान जैसे डॉक्टर शेब सडल साहब हैं, वो ईमानदार है। मैं जाती आपको गवाही दे सकता हूँ, मैंने खुद देखा यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं करते, पैसा नहीं खाते। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट के जो टास्क होते हैं उसके लिए फिर गलत काम करना पड़ता है, तो उसको ये सही समझ के करते हैं। तो ये जो है ना बशीर मेमन साहब ने भी यही टास्क इनको मिला था। और इस टास्क की जैसे आप देखें राव अनवर भी आए तो वो भी इन्हीं के पॉलिसी का हिस्सा है कि बशीर मेमन साहब चाहते थे कि राव साहब जरदारी को थोड़ा सा ब्लैकमेल करके एक दो शोशे छोड़ दें और उसके बाद पीपल्स पार्टी बैक हो जाए। आप देखें पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है ना बाकी चीजों को छोड़ के महाजिर इशू, महाजिर कार्ड पे का खेल रही है। तो ये सब जो है ना बशीर मेमन साहब का गेम है। और बशीर मेमन साहब के यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट में मजबूत रवाबित हैं और वो उन सारे रवाबित को तमाम कंडों के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसको वो बुरा नहीं समझते, इसको जो ना अच्छा मकसद, अच्छा जायज समझते हैं। बशीर मेमन को इस लेवल तक पहुंचाया
नवाज शरीफ साहब के साथ कोई कमिटमेंट थी उनकी, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बशीर मेहमद साहब को उन्हें दिया और यहां तक पहुंचाया है? नहीं, नवाज शरीफ के साथ पहले कमिटमेंट नहीं थी, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया। नवाज शरीफ के माजी में रहे, जैसे राना मकबूल साहब थे, वो नवाज शरीफ के खास थे। और ये डीआईजी कराची होते थे फारूक अमीन कुरैशी, ये। और नवाज शरीफ असल में यहाँ पे हमारे पास एक पुरानी सब्जी मंडी होती थी, यहाँ पे एक पीर होता था, वो केले बेचता था। तो उसने कोई ऐसा कोई जादू कर दिखाया था कि जिसकी वजह से ये दोनों, ये डीआईजी साहब मुरीद बने। उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को बताया तो नवाज शरीफ साहब भी उसकी मुरीद बने, और जब कराची आते थे तो उस केले वाले पीर से खुफिया मुलाकातें करते थे। नवाज शरीफ साहब? तो जी जी, तो वो पीर कोई अमलियात कराते थे अपनी हुकूमत लाने के लिए या अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए। तो ये मैं जब डीआईजी, उनका एडवाइजर था क्योंकि डीआईजी कराची का, तो उस वक्त ये मामला जो है ना बड़े उरूज पे थे कि हालात बड़े खराब थे, और ये चाहते थे कि जो ना गवर्नर राज लगाने का भी मंसूबा चल रहा था, लगा भी बाद में। तो वो केले वाला पीर इनके लिए बड़े किरदार अदा कर रहा था उस वक्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह मजीद आपसे जानेंगे, जी पाकिस्तान की बहुत सारी तारीख की आप पैनी शाहिद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू। वेलकम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।